गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मेगा क्विक। टॉपिक आपके ज्योग्राफी के लिए और आपके डिज़ास्टर मैनेजमेंट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो रिसेंट अर्थक्वेक जो 7.1 रिक्टर स्केल पर आया था सदर्न जापान में, उससे एक मेजर वार्निंग दी गई है जापान की मेट्रोलॉजिकल एजेंसी द्वारा कि हाइटन रिस्क रहेगा पहला मेगा अर्थक्वेक आने का। अर्थक्वेक जो भी 8 रिक्टर स्केल से ज़्यादा के होते हैं उन्हें मेगा क्विक्स कहा जाता है। तो जापान के कंसर्न्स क्या हैं? तो जापान जो है वो रिंग ऑफ फायर पर सिचुएटेड है, तो इसीलिए वहाँ पर ये सिस्मिक एक्टिविटी होती ही रहती है। और वहाँ पर डिवास्टेटिंग एक्सेप्शंस भी रहे हैं, जैसे कि 9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक एक बार 2011 में आया था, जिसकी वजह से फुकुशिमा डिज़ास्टर हुआ था। एक सुनामी होने के बाद न्यूक्लियर डिज़ास्टर हुआ था ये। और ननकाई ट्रफ क्या है? साउथ वेस्ट पैसिफिक कोस्ट ऑफ जापान पर ये सिचुएटेड है। मतलब कि ये जो फिलीपींस सी प्लेट है वो सबडक्ट हो रही है यूरेशियन प्लेट के नीचे, तो वहाँ पर ये ट्रफ फॉर्म होता है। तो इस कन्वर्जेंस की वजह से जो है इमेंस टेक्टोनिक स्ट्रेन्स ओवर टाइम डेवलप होते रहते हैं और यहाँ पर ये सिस्मिक एक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। तो जब अर्थक्वेक प्रिडिक्ट ही नहीं किए जा सकते, तो ये अलर्ट इशू क्यों किया गया? एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये वार्निंग जो है उसको साइंस से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट तो नहीं किया जा सकता, लेकिन ये अलर्ट इसलिए भेजा गया ताकि लोग जो हैं वो पोटेंशियल इवैक्यूएशन के लिए तैयार रहे। तो रिंग ऑफ फायर क्या है? रिंग ऑफ फायर एक टेक्टोनिक बेल्ट ऑफ वॉल्केनोज और अर्थक्वेक है जो कि लगभग 40,000 किलोमीटर लंबी है और 500 किलोमीटर वाइड है। और ये लगभग मोस्ट ऑफ दीज पैसिफिक ओशन को कवर करती है, जिसको हम सरकम पैसिफिक बेल्ट भी कहते हैं इसको। इसीलिए 90% ऑफ वर्ल्ड के जो अर्थक्वेक्स हैं, जो कि लार्जेस्ट भी होते हैं जिसके अंदर, वो सब इसी बेल्ट के अंदर ही आते हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रेन एटीएम। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया का पहला राउंड द क्लॉक ग्रेन एटीएम जो है वो ओपन किया गया मानचेश्वर, भुवनेश्वर, उड़ीसा में। तो ग्रेन एटीएम क्या है? इसका नाम रखा गया है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम, जिसको डिज़ाइन और डेवलप किया गया है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम इंडिया द्वारा। और ये अन्नपूर्ति जो है यूनिवर्सल एक्सेस देता है। किसी के पास भी, जिसके पास पीडीएस राशन कार्ड है जो कि वैलिड है इंडिया में, चाहे वो किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी का हो, वो इसमें अपनी एंटाइटलमेंट को एक्सेस कर सकता है। तो ये जो एटीएम है, ये एक टाइम पर 5 मिनट के अंदर 50 kgs ऑफ जो है वो ग्रेन्स ये डिस्पेंस कर सकता है। एक ऑटोमेटेड मल्टी कमोडिटी डिस्पेंसिंग सोल्यूशन है ये बेसिकली। एनर्जी एफिशिएंट भी है। इसको सोलर पैनल्स के साथ भी जो है वो कनेक्ट किया जा सकता है ऑटोमेटिक रिफिलिंग के लिए। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं? लॉन्ग क्यू में नहीं लगना पड़ेगा। इश्यूज जैसे कि जो थेफ्ट और ब्लैक मार्केटिंग होते हैं वो भी रिजॉल्व हो रहे हैं। एक्यूरेट वेट के हिसाब से ये जो है आप डिस्पेंस करेगा ग्रेन्स को। 24/7 एक्सेस दे देगा। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सिलिकॉसिस। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली रिसर्चर्स का कहना है कि सिलिकॉसिस जो है वो इतनी बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम बन जाएगी जितनी बड़ी अभी एस्बेस्टोस है। सिलिकॉसिस एक रेस्पिरेटरी डिसीज़ है जो कि हार्डनिंग ऑफ लंग्स करती है। कैसे होती है ये? सिलिका डस्ट या सिलिका क्रिस्टल्स की वजह से होती है, जो कि सॉइल में, सैंड में, कंक्रीट, मोर्टार, ग्रेनाइट, आर्टिफिशियल स्टोन इनमें देखने को मिलते हैं हमें। तो ये बहुत कॉमन है कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, ऑयल या गैस एक्सट्रैक्शन जैसी, या किचन इंजीनियरिंग, डेंटिस्ट्री, पॉटरी, स्कल्पटिंग जैसी इंडस्ट्रीज़ में। जो लोग इन इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं वो सिलिका को एक्सपोज रहते हैं हर रोज़। तो लगभग जब वो 10 से 20 साल हो जाते हैं उनको ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर टू सिलिका डस्ट, तो ये सिलिकॉसिस डेवलप हो जाता है उनके लंग्स में। तो परसिस्टेंट कफ होना, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, वीकनेस, टायर्डनेस, ये सब जो है इसके मेन सिम्टम्स हैं। एक्यूट सिलिकॉसिस जो है उसमें कफ, वेट लॉस, फैटीग होता है। एक्सेलरेटेड सिलिकॉसिस 10 साल बाद होता है, जब आपके जो है बहुत लंबे टाइम तक सिलिका को आपने एक्सपोज किया हो, जो है वो इनहेल किया हो। क्रॉनिक सिलिकॉसिस क्या होता है? 10 से 30 साल बाद होता है और इसमें एक्सटेंसिव स्कारिंग हो जाती है लिवर की, आई एम सॉरी, लंग्स की। तो ये इसीलिए खासकर अपर लंग्स को अफेक्ट करता है। तो सिलिकॉसिस एक प्रोग्रेसिव डिसीज़ है और इसका कोई क्योर नहीं होता है। ठीक है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड। टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल 2024 प्रपोज किया है, जिसके अंदर अनक्लेम डिविडेंड्स, शेयर्स, इंटरेस्ट या रिडेम्पशन ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो ट्रांसफ़र किए जा सकेंगे इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फ़ंड के अंदर। तो ये फ़ंड है क्या? सेक्शन 205C के अंदर बनाया गया है इसको, कंपनीज एक्ट के। और बेसिकली जो भी अमाउंट अनपेड रह जाती है या अनक्लेम रहती है फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स, वो इस फंड में डाल दी जाती है ताकि कम से कम उसका अच्छा यूज़ तो किया जा सके। तो ये अमाउंट जो कि अनपेड डिविडेंड है, एप्लीकेशन मनी अगर किसी कंपनी ने रिसीव कर लिया है सिक्योरिटीज़ को अलॉट करने के लिए, लेकिन उसको अलॉट नहीं हुई है और वो रिफ़ंड भी उसने नहीं लिया है, वो पैसा भी जाता है इसमें। मैच्योर डिपॉजिट्स, मैच्योर डिबेंचर्स, ग्रांट्स, डोनेशंस जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट रिसीव करती है इस पर्पस ऑफ द फंड के लिए, वो सब पैसा इसके अंदर ही डाल दिया जाता है। इस फंड को मैनेज कौन करता है? इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी, और ये नोडल मिनिस्ट्री इसकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नियोवाइज टेलीस्कोप। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो नासा का जो नियोवाइज टेलीस्कोप है, नियर अर्थ ऑब्जेक्ट वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे एक्सप्लोरर, उसके ने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। लगभग 1 डेकेड बाद अपनी जर्नी ख़त्म कर ली है। तो नियोवाइज टेलीस्कोप क्या है? 2009 में लॉन्च किया गया था एक्चुअली इसको। ओरिजिनली तो डिज़ाइन इसका ये था कि ये सर्वे करेगा स्काई को इंफ्रारेड जो है उसमें ऑब्जर्वेशन में, और डिटेक्ट करेगा एस्टेरॉइड्स को, स्टार्स को और कुछ गैलेक्सीज़ को। इसने अपना प्राइमरी मिशन 2011 में ही कंप्लीट कर लिया था, लेकिन 2013 में इसको रिज्यूम किया गया इसके ऑब्जर्वेशंस को, और जब इस टेलीस्कोप को कहा गया कि ये नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स को भी स्टडी करेगा। तो नियोवाइज ने अभी तक लगभग 1,58,000 माइनर प्लैनेट्स को भी जो है वो डिस्कवर किया है, और कई तरह के एस्टेरॉयड जो कि हमारे सोलर सिस्टम में हैं, उन सब की भी डिस्कवरी में भी इसका बहुत बड़ा रोल रहा है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूनेस्कोस इंटर गवर्नमेंटल ओशियानिक कमीशन। टॉपिक आपके जो है इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 3 अंडर वाटर जोग्राफिकल स्ट्रक्चर्स जो कि लोकेट किए गए इंडियन ओशन में, उनका IHO और IOC ने जो है वो नाम रख दिया है, जो कि इंडिया ने प्रपोज किए थे। तो यूनेस्को का इंटर गवर्नमेंटल ओशियानिक कमीशन है क्या? ये प्रमोट करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन मरीन साइंसेज में, ताकि मैनेजमेंट ऑफ ओशन, कोस्ट, मरीन रिसोर्सेज को इम्प्रूव किया जा सके। 150 मेंबर स्टेट्स हैं इसके, इंडिया भी ऑफ कोर्स इसका मेंबर है 1946 से, और IOC ही इंचार्ज है यूनाइटेड नेशंस के डेकेड ऑफ ओशन साइंस को कोऑर्डिनेट करने के लिए। तो ये अंडर वाटर स्ट्रक्चर्स क्या है? तो ये अभी 7 स्ट्रक्चर्स हमें मिल चुके हैं रिसेंटली, जो कि इंडियन साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं, और या फिर दूसरे नाम जो इंडिया ने प्रपोज किए हैं। जो रिसेंटली 3 स्ट्रक्चर्स रखे गए हैं, जो जिनके नाम रखे गए हैं, उनको डिस्कवर किया गया है NCPOR गोवा द्वारा। ये लोकेटेड हैं अलॉन्ग साउथ वेस्ट इंडियन रिज एरिया। तो अगर हम देखें प्रीवियसली नेम्ड स्ट्रक्चर्स के नाम, तो रमन रिज, पनीकर सी माउंट, सागर कन्या रिज, DN वाडिया गोयोट, तो ये सब जो हैं हमारे साइंटिस्ट के नाम पर रखे गए हैं। रिसेंटली जो 2 स्ट्रक्चर्स हैं, उनका नाम मौर्यन डायनेस्टी के रूलर्स जैसे अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्ता रिज, और एक तो इवन कल्पतारू रिज भी रखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली कहा है कि अगर एक अक्यूज डिस्क्लोजर करता है सेक्शन 27 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के अंदर, वो इररेलेवेंट होगा अगर वो फैक्ट पुलिस को पहले से ही पता था। तो सेक्शन 27 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो एक एक्सेप्शन क्रिएट करता है पुलिस के सामने जो कन्फेशन पुलिस के सामने अगर कोई कन्फेशन करता है, तो अदरवाइज़ तो वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं होते हैं। लेकिन अगर सेक्शन 27 के अगर हम देखें तो वो एक्सेप्शन है। उस केस में जो है वो पुलिस ऑफिसर की कस्टडी में अगर कोई कन्फेशन किया गया और उसकी वजह से कोई डिस्कवरी ऑफ फैक्ट हो रहा है, तो वो कोर्ट में एडमिसिबल हो जाता है। ठीक है। तो ये कहता है कि ये जो है सेक्शन कहता है कि अगर कोई भी कन्फेशन एक पर्सन पुलिस कस्टडी में करता है, जिस कन्फेशन की वजह से पुलिस को कोई ना कोई फैक्ट जो है वो डिस्कवर हो जाता है, तब वो पर्टिकुलर कन्फेशन जो है वो एडमिसिबल इन कोर्ट माना जाएगा।
लेकिन याद रखो, ये कन्फेशन वॉलंटरली होना चाहिए, अक्यूज द्वारा किया होना चाहिए, मार पीट करके या फिर थ्रेटन करके जो है पुलिस ने उससे नहीं निकलवाया होना चाहिए। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फैक्ट का मतलब ये नहीं कि कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट ही जो है वो सामने आए पुलिस के, कोई भी मेंटल साइकोलॉजिकल फैक्ट भी हो सकता है जो कि रेलेवेंट टू द केस है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं टैंटलम। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली 24 मिनरल्स को नोटिफाई किया है, उनमें से एक टैंटलम भी है एमएमडीआर एक्ट में एज क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स। तो टैंटलम एक रेयर मेटल है। रॉ टैंटलम रेयरली अकर होता है नेचर में। ये मोस्टली और ओर फॉर्म में कोलम्बाइट टैंटलेट के फॉर्म में मिलता है। और मेजर प्रोड्यूसर्स इसके डीआर कॉन्गो, रवांडा, ब्राज़ील और नाइजीरिया हैं। इसको ट्रांजिशन मेटल माना गया है। टैंटलम एक सॉलिड है रूम टेम्परेचर पर। बहुत शाइनी सिल्वरी मेटल है, सॉफ्ट भी है, प्योर भी है। टैंटलम जो है वर्चुअली रेजिस्टेंट होता है कोरोजन को। टैंटलम डक्टाइल भी होता है, मतलब इसको हम स्ट्रेच करके पुल करके किसी भी वायर में भी हम जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं बिना इसको तोड़े। और ये क्लास ऑफ मेटल्स को बिलोंग करता है जिनको हम रिफ्रैक्टरी मेटल्स कहते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट टू हीट और वेयर होता है। इसका एक्सट्रीमली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। मोस्टली इसको इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में यूज़ किया जा सकता है। और कैपेसिटर्स जो कि टैंटलम से बनते हैं वो केपेबल होते हैं स्टोर करने के लिए ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इन स्मॉलर साइजेस विदाउट मच लीकेज। आइडियल रहता है ये यूज़ के लिए पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी, जैसे स्मार्टफोन, लैपटॉप्स, डिजिटल कैमरास। टैंटलम का हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, इसलिए सब्सटीट्यूट फॉर प्लेटिनम भी होता है, जो कि प्लेटिनम तो बहुत एक्सपेंसिव होता है। ठीक है। और टैंटलम जो है वो बॉडीली फ्लूइड से भी रिएक्ट नहीं करता है, इसीलिए इसको सर्जिकल इक्विपमेंट और इम्प्लांट्स में भी यूज़ किया जा सकता है, जैसे आर्टिफिशियल जॉइंट्स में। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो मध्य प्रदेश ने रिसेंटली कमीशन किया है लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया का, जिससे कि 90 मेगावाट जो है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकेगी ओमकारेश्वर में। तो ये ओमकारेश्वर फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट ओमकारेश्वर डिस्ट्रिक्ट खांडवा मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। तो फ्लोटिंग सोलर जो प्रोजेक्ट है ये डेवलप किया गया है ऑन द बैक वाटर्स ऑफ ओमकारेश्वर डैम, जो कि एक ग्रेविटी डैम है नर्मदा रिवर पर। बिगेस्ट सोलर पार्क है इंडिया का। लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट है सेंट्रल और नॉर्थ इंडिया का, जिससे कि 90 मेगावाट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। और ये डेवलप किया गया है अंडर यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रीन्यूएबल एनर्जी द्वारा। इस प्रोजेक्ट को SJVNL जो है उन्होंने बनाया है। इसकी कमीशनिंग के बाद 2.3 लाख टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस जो है हम रिड्यूस कर पाएंगे और वाटर इवेपोरेशन को भी रिड्यूस करेंगे। तो इसलिए वाटर कंजर्वेशन में भी ये हेल्प करेगा। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is mega quick. This topic is important for your science and tech section. I'm sorry, your disaster management and your geography section. So a recent earthquake of magnitude 7.1 on Richter scale in southern Japan was recently prompted by a major warning from Japan's meteorological agency that there is a high risk of witnessing a first ever mega earthquake. Mega earthquake is basically any earthquake which has a magnitude greater than 8. And we all know that Japan is no stranger to seismic activity. However, there have been devastating exceptions also. So generally it gets these tremors with minimal damage, but there have been devastating exceptions like we saw in 2011, which ultimately led to the Fukushima nuclear disaster, which was caused by an earthquake and then a tsunami. Okay, so Japan is situated on Nankai Trough also, which is situated off the southwest Pacific coast of Japan. So this trough is formed by the subduction of Philippines sea plate beneath the Eurasian plate, and this convergence of these two tectonic plates along the Nankai Trough results in the accumulation of immense tectonic strains over time. Okay, so why the
meteorological agency issued alerts if the earthquake cannot be predicted. So, of course, experts are saying that this issuance of the warning has nothing to do with science, because earthquakes are known to be a clustered phenomena, and it is not possible to tell in advance whether a quake is a foreshock or an aftershock. But this alert was sent out urging individuals to be ready for potential evacuation. So, what is this ring of fire? It is a tectonic belt of volcanoes and earthquakes, which is about 40,000 kilometer long and up to 500 kilometer wide. So it surrounds most of the Pacific Ocean, hence it is called the Circum-Pacific Belt. About 90% of the world's earthquake, including most of the largest ones, occur within this belt. So the next topic is grain ATM. This topic is important for your economy section. So India's first round-the-clock grain ATM was opened at Mancheshwar in Bhubaneswar, Odisha. Grain ATM is also known as Annapurti Grain ATM, and it was designed and developed by the World Food Program India. It provides universal access, that is anyone with a public distribution system ration card which is valid in India regardless of the state and union territory can access this their entitlement through this grain ATM. So this grain ATM can dispense up to 50 kilograms of grains in just 5 minutes, 24 hours a day, and it is an automated multi commodity dispensing solution. So it is also energy efficient because it can be connected to solar panels also for automatic refilling. So it eliminates the long queues which are generally seen at traditional distributing points. It also reduces the issues related to theft and black marketing. It also ensures accurate weight and prevents potential cheating. 24/7 access to rice also is given. Okay. So the next topic is silicosis. This topic is important for your environment section. So recently researchers have warned that silicosis could become as big a health problem as exposure to asbestos. So what is silicosis? It's a respiratory disease which causes hardening of the lungs, and it is caused by the silica dust or silica crystals which are found in soil, sand, concrete, mortar, granite and artificial stone. So people working in industries like construction, mining, oil and gas extraction, kitchen engineering, dentistry, pottery, sculpting, they often get exposed to silica every day, and they are at higher risk of developing silicosis as a result. So it can take a long time for silicosis to develop, typically 10 to 20 years of occupational exposure to silica dust. So the main symptoms of silicosis include a persistent cough, persistent shortness of breath, weakness, tiredness, etc. So what are the types of silicosis? Once there is one acute silicosis. The symptoms of acute silicosis are cough, weight loss, fatigue within a few weeks or years of exposure to inhaled silica. Then there is accelerated silicosis, which occurs within 10 years of high level exposure to the inhaled silica. Then we see the chronic silicosis, which occurs between 10 to 30 years after exposure, and it affects upper lungs, and it can even lead to extensive scarring of lungs. So silicosis is a progressive disease, and therefore it has no cure. So the next topic is Investor Education and Protection Fund. This topic is important for your economy section. So Union Finance Minister has introduced the Banking Laws Amendment Bill 2024 to enable the transfer of unclaimed dividends, shares and interests or redemption of bonds to the Investor Education and Protection Fund. So this fund has been established under Section 205C of the Companies Act. The amounts which remain unpaid and unclaimed for a period of 7 years are credited to this fund, like the amount of unpaid dividends account of the companies, application money which has been received by companies for allotment of any securities and due to refund, matured deposits with companies, matured debentures with companies, or any grants and donations that are given to this fund by the central government, or state governments, or any other company or institutions. Okay, so this fund is managed by Investor Education Protection Fund Authority, and the nodal ministry for the same is Ministry of Corporate Affairs. So the next topic is NEOWISE telescope. This topic is important for your science and tech section. So NASA's Near Earth Object Wide Field Infrared Survey Explorer NEOWISE has concluded its mission, marking the end of a journey spanning over a decade. So NEOWISE was launched in 2009 by NASA,
and it was originally designed to survey the sky in infrared, detecting asteroids, stars, and some of the faintest galaxies in space. So it completed its primary mission in February 2011. So observations resumed in 2013 December, when the telescope was taken out of hibernation and it was repurposed for the NEOWISE project, and it was used as an instrument to study near Earth objects. Okay, even more distant asteroids and comets. So during its primary mission, NEOWISE has detected over 158,000 minor planets. Okay, so the NEOWISE data has been used to set limits on the numbers, orbits, and sizes and portable compositions of asteroids throughout our solar system. So the next topic is UNESCO's Intergovernmental Oceanic Commission. This topic is important for your environment section. So recently, three underwater geographical structures which are located in the Indian Ocean for which the names were proposed by India have been allocated by the IHO and IOC. So what is UNESCO's IOC, or Intergovernmental Oceanographic Commission? It promotes international cooperation in marine sciences to improve management of the oceans, coasts, and marine resources. It enables its 150 member states, and India has been a member of this commission since 1946. So IOC is also in charge of coordinating the United Nations decade of ocean science. Okay, so what are the underwater structures? There are, of course, now 7 structures in the Indian Ocean which are named mainly after the Indian scientists, or they are named after the names which are proposed by India in this region. So all three recently named structures were discovered by the oceanographers from the National Center for Polar and Ocean Research, Goa. So these are located along the southwest Indian Ocean ridge area. And if we look at the previously named structures, then they are Raman Ridge, Panikar Seamount, Sagar Kanya Ridge, DN Wadia Guyot. So recently, 2 structures which were named after the rulers of Mauryan dynasty, namely Ashoka Seamount and Chandragupta Ridge, and one more was named after Kalpataru Ridge, was also found by Indian NCPOR Goa. Okay. So the next topic is Section 27 of the Indian Evidence Act. This topic is important for your governance section. So Supreme Court has recently held that the disclosure made by an accused under Section 27 of the Indian Evidence Act is irrelevant if the fact was previously known to the police. So if we look at Section 27 of the Indian Evidence Act, this section creates an exception to the admissibility of confession made by the accused to a police officer while in custody. So Section 25 and 26 basically provide protection against self-incrimination and abuse of power by police authority, but Section 27 provides an exception to this rule. So this section says that any confession made by a person while in police custody, but it leads to the revelation of a fact, will be considered admissible in the court of law, but this confession must be made voluntarily by the accused, and it should not have been derived through coercion or threatening by the police. Okay, so Supreme Court also clarified that the concept of the fact which is mentioned in Section 27 is not limited to the physical objects alone, but it also includes essential psychological or mental facts that may be directly relevant to this case. Okay. So the next topic is tantalum. This topic is important for your science and tech section. So central government has recently notified a list of 24 minerals which also includes tantalum under the MMDR Act, and they have been classified as critical and strategic minerals. So tantalum is a rare metal with the symbol of Ta and atomic number 73. So raw tantalum rarely occurs in nature, and it is typically found in the ore form columbite tantalite, and major producers of tantalum include DR Congo, Rwanda, Brazil, and Nigeria. So it is classified as a transition metal. It is solid at room temperature, and it is shiny silvery metal. It is virtually resistant to corrosion. It is ductile also, which means it can be stretched, pulled, or drawn into a thin wire or thread without breaking. It belongs to a class of metals known as refractory metals. It has an extremely high melting point, so it is most prominently used in the electronic sector. The capacitors made from the tantalum are capable of storing more electricity in smaller sizes without much leakage than any other type of capacitor.
which makes it ideal for portable electronic devices also like smartphones, laptops, and digital cameras. So tantalum has a high melting point also. It does not react with bodily fluids, and it is used to make surgical equipment and implants like artificial joints. Okay. So the next topic is Omkareshwar Floating Solar Project. This topic is important for your environment section. Madhya Pradesh has commissioned the largest floating solar project in central and north India, generating 90 megawatt at Omkareshwar. It is located at Omkareshwar, that is in district Khandwa of Madhya Pradesh. The floating power plant was developed on the backwaters of Omkareshwar Dam, which is a gravity dam on the Narmada River. It is the biggest solar park in India, and it is the largest floating solar project in central and north India, generating about 90 megawatt of energy. This project was developed under the Union Ministry of Renewable Energy, and it was executed by SJVN Green Energy Limited. So, upon commissioning, it will reduce 2.3 lakh tons of carbon emissions. It will also help in water conservation by reducing water evaporation. So, this project has been developed through competitive tariff bidding on a build, own, and operate basis for 25 years at a rate of 3.26 rupees per unit. Okay. So, these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.